Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Padhai with Guru Chela is the ultimate hub for all things exam preparation. Dear students, we will be analyzing the past year's question paper for your discipline specific elective paper India's foreign policy in a globalizing world. By going through these questions, we can gain valuable insights into the exam format and understand the types of questions that may appear in the upcoming exam. So, let's get started. Dear students, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि डीएससी पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, किस प्रकार का एग्जाम फॉर्मेट रहा है, मार्किंग स्कीम क्या रही है एंड सो मैनी थिंग्स इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस प्रकार उनका आंसर्स जो हैं आप लिख सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर, DUSOL एंड NC वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। Alright dear students, now that we have the past year question paper for your discipline specific elective paper India's foreign policy in a globalizing world. Dear students, before we delve into the specific questions, let's take a moment to understand the structure of the exam. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि इस पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 8 रहे हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर रहा है, जिनमें अगर हम आंसर राइटिंग के टाइम की बात करें तो 3 आवर्स आपके पास हैं आंसर लिखने के लिए। अगर हम बात करें कुछ इंस्ट्रक्शंस की तो दिए गए इस कॉलम में सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। अगर हम बात करें अंक की तो एक क्वेश्चन का अंक जो है वो है 18.75 मार्क्स। सभी के सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान रखे गए हैं। आप लोग जो हैं थ्रू आउट दी पेपर जो हैं किसी भी एक मीडियम को यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 8 रहे हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन फॉरेन पॉलिसी एज अ टूल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। विदेश नीति की राष्ट्र हित के औजार के रूप में आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में मदद करता है। फॉरेन पॉलिसी के जरिए देश अपने रिलेशनशिप को दूसरे देशों के साथ इस्टेब्लिश करता है, ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाता है और ग्लोबल इश्यूज़ पर अपना स्टैंड रखता है। इसके थ्रू देश अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डिफेंड करता है। फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिप्लोमेसी, जिसमें देश अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। इससे देश अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है बिना कन्फ्लिक्ट क्रिएट किए। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए देश अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करता है, जैसे कि रीजनल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और नेशनल सिक्योरिटी। सो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी देश की आइडेंटिटी और नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसके ग्लोबल स्टैंडिंग को शेप करता है। इसलिए देश के लीडर्स को ध्यान में रखकर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेनी चाहिए, जिससे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर जो है आपको इसका क्रिटिसिज्म भी मेंशन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है लिखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन एसे ऑन इंडो US रिलेशंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। समकालीन विश्व में भारत अमेरिकी संबंध पर निबंध लिखिए। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स,
इंडो यूएस संबंध आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दो देश के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाते हैं जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एरियाज़ में मजबूती से जुड़ा हुआ है। इंडो यूएस रिलेशंस में प्रगति और विकास देखने को मिला है जिसे कई फैक्टर्स ने प्रभावित किया है। इकोनॉमिक फ्रंट पर दोनों देश के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूएस इंडिया के एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और दोनों देश के बीच के व्यापार में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी मजबूत होता जा रहा है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शामिल है। पॉलिटिकल लेवल पर भी इंडो यूएस रिलेशंस में सुधार देखा जा रहा है। दोनों देश के लीडर्स ने एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी पर साथ काम कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप से दोनों देश अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बना रहे हैं। इस प्रकार इंडिया यूएस रिलेशंस आज के समय में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। ये पार्टनरशिप दोनों देश के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है और दोनों को ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है। इसलिए इंडो यूएस रिलेशंस की फर्दर स्ट्रेंथनिंग और डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पंचशील हैज़ remained guiding principle of India-China relationship. In the light of above statement, discuss India's policy towards China. पंचशील भारत चीन संबंध के लिए दिशा निर्देशक सिद्धांत रहा है। उपरोक्त कथन के आधार पर चीन के प्रति भारतीय नीति का विवेचन कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पंचशील का तत्व इंडिया और चाइना के बीच के संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। पंचशील एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस को प्रमोट करता है। ये प्रिंसिपल्स इंडिया और चाइना के बीच के संबंधों को डिफाइन करते हैं। इंडिया का चाइना के प्रति नीति भी पंचशील के तत्वों पर आधारित है। इंडिया ने हमेशा समझौते, डायलॉग और पीसफुल रेजोल्यूशन को अपनाया है अपने संबंधों में चाइना के साथ। दोनों देशों के बीच में बॉर्डर इश्यूज़ और इकोनॉमिक कंपटीशन के बावजूद इंडिया ने हमेशा डिप्लोमेसी और डायलॉग को प्रीफर किया है। इंडिया का चाइना के प्रति नीति में स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट और कंपटीशन दोनों शामिल हैं। इंडिया अपने सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने रीजनल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर चाइना के साथ कोऑपरेशन भी किया है, जैसे ब्रिक्स और SCO। इस प्रकार इंडिया का चाइना के प्रति नीति एक बैलेंस अप्रोच पर आधारित है, जिसमें कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों शामिल हैं। पंचशील के प्रिंसिपल्स के अनुसार इंडिया अपने संबंधों में चाइना के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज़ रोल इन स्ट्रेंथनिंग सार्क। सार्क के सशक्तिकरण में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए, इंडिया का सार्क को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ शामिल हैं। इंडिया सार्क के एक फाउंडिंग मेंबर हैं और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता आया है। इंडिया ने सार्क के अंतर्गत वेरियस इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया है, जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन। इंडिया ने सार्क के माध्यम से रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया है
और साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप किया है। हालांकि कुछ समय से सार्क के डेवलपमेंट में रुकावट आई है, मेनली ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दीज टेंशंस हैव affected the functioning of SAARC and hindered progress on key initiatives. इंडिया ने एफर्ट्स किए हैं तो रिज्यूम डायलॉग्स और कॉपरेशन विद इन सार्क, लेकिन कुछ समय से ये एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इंडिया का सार्क में रोल क्रिटिकल है क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर रीजनल कॉपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सचेंजेस। इंडिया के एफर्ट्स की ज़रूरत है तो एड्रेस द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट विद इन सार्क टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन और प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एनालाइज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी सिंस 1974 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में 1974 के पश्चात भारत की नाभिकीय परमाणु नीति का विश्लेषण कीजिए। देखिए, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसीज़ 1974 से अब तक के समय में नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी क्रूशियल रहे हैं। 1974 में भारत ने पोखराम में अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इससे भारत ने अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को दुनिया को दिखाया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद 1998 में भारत ने पोखराम सेकंड में अपने दूसरे सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया। इससे भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो एक न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है। ये स्टेप लिया गया नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ताकि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक डेटरेंस को स्ट्रेंथन कर सके। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसीज़ में नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। भारत ने डिक्लेयर किया है कि वो कभी भी किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई दूसरा देश भारत पर न्यूक्लियर अटैक करे तो भारत अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भारत की न्यूक्लियर पॉलिसीज़ ने अपनी स्ट्रैटेजिक डेटरेंस को स्ट्रेंथन किया है और देश को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड की है अपने एडवर्साइज के अगेंस्ट। भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ सिर्फ अपने नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन के लिए रखा है और पीस को मेंटेन करने की कोशिश की है अपने रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस इन डिटेल इंडियन इनिशिएटिव टुवर्ड्स ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति भारतीय पहल का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए, भारत ने ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के टुवर्ड्स कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA, जो 2015 में लॉन्च हुआ था। ISA का मेन गोल है सोलर एनर्जी प्रमोट करना और मेंबर कंट्रीज़ को रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने के लिए इंकरेज करना। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट को भी सपोर्ट किया है, जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ग्लोबल एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करता है। भारत ने अपने कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर फोकस किया है और इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। एक और इनिशिएटिव है क्लीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत अभियान, जो सैनिटेशन और डेडलाइंस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लीननेस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव के तहत भारत ने वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और पॉल्यूशन कंट्रोल पर फोकस किया है। भारत ने अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। इन इनिशिएटिव्स के जरिए भारत ने इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर ध्यान दिया है। ओवरऑल भारत ने ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए अपने एफर्ट्स को शोकेस किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। इससे
नॉट ओनली अपने कंट्री के लिए बल्कि ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इंडियाज रोल एज एन इमर्जिंग पावर इन द कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन कीजिए। सो देखिए, भारत का रोल एक इमर्जिंग पावर के रूप में कंटेम्प्रेरी एरा में मल्टीपोलर वर्ल्ड में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। भारत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के थ्रू। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन किया है और मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं। इससे भारत ने अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ किया है। भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया है और अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को भी एक्सपेंड किया है। भारत का पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ब्रिक्स, G20 और SCO में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इससे भारत अपने स्टैंड पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है और अपनी इंटरेस्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करता है। भारत के इमर्जिंग पावर के रूप में देश ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म से अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को इम्प्रूव किया है। भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अपने स्पेस मिशंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी देश को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाते हैं कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड में। सो ओवरऑल भारत का रोल एक इमर्जिंग पावर के रूप में ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट है और देश अपने इन्फ्लुएंस को फर्दर एक्सपेंड करने में फोकस्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 7 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में। लास्ट जो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 वो रहा है शॉर्ट नोट्स बेस्ड। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से एनी 2 पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स जो हैं लिखने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, सेकंड है इंडो बांग्लादेश रिवर डिस्प्यूट यानी कि भारत बांग्लादेश नदी विवाद, थर्ड है अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फोर्थ है डोकलाम डिस्प्यूट यानी कि डोकलाम विवाद। तो इनमें से कोई 2 पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है पूछा गया है, जिन पर आप बेहतर तरीके से लिख पाएँ उन्हें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को। So dear students, as we wrap up, let's share some valuable tips to excel on the day of the exam. First and foremost, make sure you get a good night's sleep the day before because a well-rested mind performs better. On the day of the exam, arrive early to the exam center to avoid any last-minute stress. Secondly, read through the instructions carefully before starting the exam. Pay attention to the marking scheme and allocate your time accordingly. Lastly, stay calm and composed during the exam. Dear students, remember one thing. You have put in the efforts and now it is time to show what you know. So dear students, I hope this analysis and the tips provided will be beneficial to you in your exam preparation. If you have any further questions or need more guidance, feel free to reach out. Good luck with your studies and I am confident you will do great on the exam. Dear students, don't forget to like this video, subscribe to our channel Padhai with Guru Chela and hit the notification bell to stay updated with our latest content.